नमस्कार, मैं हूं श्रुति मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। आम के बागों में लगने वाले कीटों की रोकथाम। पंचगव्य बनाने की विधि और फसलों में प्रयोग के फायदे। आम के बागों में इस समय बौर बन रहे हैं और कहीं कहीं इन पर फलों का निर्माण होने लगा है। ऐसे में किसानों को आम के बागों को खास देखरेख करनी होगी, क्योंकि आमतौर पर इस समय कई हानिकारक कीट इन बागों को काफी हानि पहुंचाते हैं और इनका प्रभावी नियंत्रण केवल समेकित कीट प्रबंधन से ही संभव है, जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर तारक नाथ गोस्वामी। हम लोग आम में लगने वाले मुख्य जो कीड़े हैं उनके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं आम में। मुख्य रूप से 3 कीट के ऊपर हम आज चर्चा को सीमित रखेंगे। पहला है, वो सभी किसान भाइयों को मालूम है कि वो उसको आम का मधुआ कीट जिसको बोलते हैं आप लोग। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कीड़ा जो अभी बिहार में बहुत ही ज़्यादा लॉस पहुँचा रहा है, कुछ पर्टिकुलर वैरायटी जैसे मालदा हो गया और जर्दालू हो गया, इस तरह का जो कल्टीवर्स है उसमें बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। आम के बागों में गुजिया कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह जमीन से निकलकर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। इन कीटों की अधिक संख्या से नुकसान होता है, क्योंकि ये कीट पेड़ पर चढ़कर पत्तियों, पौर और फलों का रस चूसते हैं और नुकसान पहुँचाते हैं। प्रति बौर कीट की अधिक संख्या होने से फल भी नहीं बन पाते हैं। यदि गुजिया कीटों का प्रकोप अधिक हो तो क्लोरोपाइरीफास 1.5% चूर्ण की 250 ग्राम मात्रा प्रत्येक पेड़ की दर से तने के चारों ओर गुड़ाई कर मिट्टी में मिला दें। ऐसा करने से इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि आम का जो मधुआ कीड़ा, वो जब भी आम का फूल अवस्था आते हैं तो फूल अवस्था में वो बहुत ही भारी संख्या में एक इन्फ्लोरेसेंस पे बहुत ही भारी संख्या में वो रस चूसते रहते हैं और रस चूसने के बाद वो एक अपना शरीर से एक सीक्रेट भी करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हानी ड्यू, और वो पूरे पत्ते पे और पेनिकल में लग जाने के कारण उसमें फंगल ग्रोथ हो जाता है। और वो फंगल ग्रोथ हो जाने के कारण जो है फोटोसिंथेसिस में उसका असर पड़ता है और आम का फल का गिरना और फल का साइज भी छोटा होना वो छोटा हो जाता है। तो इस कीट को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों, आप लोगों को मालूम है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में इन्फ्लोरेसेंस में रहता है, तो उस केमिकल दवा में से एक है डेल्टामेथ्रिन का दवा 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। और नीम का जो फॉर्मुलेशंस बाजार में अवेलेबल है उसका भी 3 ml करके आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन ये जो केमिकल का दवा हमने बताया उसके ऑल्टरनेटिव भी है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड, उसका 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से। और उसी केमिकल ग्रुप में आता है एक और दवा जिसका नाम है थायामिथोक्साम, उसको भी आप 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। फल मक्खी कीट की मादा फलों की परिपक्व अवस्था में फलों के अंदर अंडे देती है। अंडे से मैगेट निकलकर गूदे को खाती है और प्रभावित फल बाद में जमीन पर गिर जाते हैं, जो कि खाने के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बाग में फेरोमोन ट्रैप 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से लगाना चाहिए। साथ ही मिथाइलयूजेनाल 0.8% और मेलाथियान 0.08% के साथ डिब्बे में भरकर
पेड़ों पर टांग देने से नर मक्खियां आकर्षित होकर मेलाथियन द्वारा नष्ट हो जाती हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कीड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं आम का फल छेदक कीट। और ये फल छेदक कीट का जो शिशु है उसका रंग है लाल, तो इसलिए हम लोग इसको लाल फल छेदक भी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम लोग रेड बैंडेड मैंगो कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये कीड़ा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत खतरनाक भी है। हम बताएंगे कि क्यों इसको हम बहुत इंटेलिजेंट बोल रहे हैं। क्योंकि इस कीड़ा का जो मादा है वो मादा जैसे ही फल मटर के दाने के समान हो गया, उसके ऊपरी भाग में यानी कि पेडांकल के आसपास सिंगली मतलब एक अंडा या गुच्छे में मैक्सिमम 4 अंडा देती है। लेकिन अंडा से जब शिशु निकलते हैं, मतलब लाल कलर का जो शिशु निकलते हैं, जो शिशु उस फल के अंदर खाएंगे, तो वो शिशु आ जाते हैं उसके ठीक उल्टा साइड में, मतलब यानी कि उसका जो फल का जो टिप है उस फल का टिप के तरफ आ जाते हैं और टिप में छेदा करके अंदर खाते रहते। खाते खाते वो पहुंचते कहाँ पे, आम का जो बीज है वो बीज उसका सबसे पसंदीदा पोर्शन है आम का। और स्वाभाविक है कि मटर के दाने के समान के अवस्था में भी फ्रूट ड्रॉप होता है और ये फ्रूट ड्रॉप चलता रहता है। जब तक आप आम तोड़ते रहते हैं तब तक इसका इन्फेस्टेशन चलता रहता है। कि हम लोग अगस्त से लेके फरवरी के बीच में कभी भी हम लोग तना में एक बार छिड़काव करें। क्लोरपाइरिफॉस और साइपरमेथ्रिन का जो मिश्रित दवा है उसका डोज होना चाहिए 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। आप इसके नियंत्रण के लिए आप प्रोफेनोफॉस बोल के जो दवा है वो प्रोफेनोफॉस का दवा 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे और 15 से 20 दिन के अंतराल पे एक या 2 बार और रिपीट करेंगे, तो ये कीट बहुत हद तक कम हो जाएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल खेती बाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधों के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गोमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का ताजा कच्चा दूध,
2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गोमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडुआ, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंदवाली में किया जाता है। छिड़काव के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीज पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुवाई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य की घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधाशाला से पौधा निकालकर घोल में डुबोएं और रुपाई करें। पौधा रुपाई या बुवाई के पश्चात 15 से 20 दिनों के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका उपयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम करना होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है। साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात ये है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम। अपने प्रदेश के किसान खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और उससे अच्छा लाभ भी लेते हैं। इसी लाभ के दायरे को किसान और भी बढ़ा सकते हैं। बस जरूरत है उन्नत नस्ल के पशुओं को पालने की। तो अपने क्षेत्र के लिए कौन सी गाय और भैंस अधिक उपयोगी है और इनको गाय खरीदते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारे कार्यक्रम का ये अंश।
बात करेंगे कि यदि पशुपालन आप शुरुआत कर रहे हैं तो पशुओं का चयन कैसे करें, चूँकि पशुओं का चयन ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यदि अच्छी पशु आपके पास आ जाते हैं तो आप ज़रूर समृद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहला पहल जो होती है अच्छे पशुओं का हम लोग चयन करें, खरीदारी करें। तो खरीदारी में सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहला कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि हाट जो होती है वहाँ से खरीदारी करने की कम कोशिश करें। आस पड़ोस जो आपके जान पहचान वाले फार्म वाले हैं जो पहले से पशुपालन कर रहे हैं उनके यहाँ से गाय खरीदने की कोशिश करें। गाय या भैंस जो भी पशु है उनके यहाँ से खरीदने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी गाय आपको दे सकें। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें। तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। तो आपको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी इस तरह की गाय रहेगी तो हम लोग मेरी गाय ज़्यादा दूध देगी, ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इसके लिए जो ध्यान देने की बात होती है, जो गाय का शेप होता है, सबसे पहले उसके आकार को देखने की कोशिश करें। वो तिकोना होनी चाहिए। जैसे कि आप फ्रीजियन गाय जो भी संकर नस्ली गायें देखते होंगे तो तिकोना शेप लिए हुए रहती है, और देसी गाय जो छोटी नस्ल वाली गाय होती है वो तिकोना शेप में नहीं रहती है। तो पहली बात है। दूसरी बात, उसकी स्किन मतलब चमड़ी पर नज़र डालें। चमड़ी जो होगी, जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू गाय होती है, उनकी चमड़ी जो होती है पतली होती है, इसके बाद चमकीली होगी तो और चिकनी भी लगेगी आपको देखने में। तो इस तरह की गायें दुधारू होती है, ज़्यादा दूध देती है। तीसरा बात है कि उसके थन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थन के पास देखिएगा, थन के ऊपर जो भी नस होती है, खून की नस जो होती है, वो जितनी अधिक उभार रहेगी, उसके बाद वो टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, उतनी पशु अधिक दुधारू होती है। इसके बाद एक दूसरी नस होती है जो कि उसके पेट से होकर थन तक आती है ना, उसको मिल्क वेन बोला जाता है। यदि ये नस ज़्यादा उभार वाली होगी, जितना अधिक उभार वाली होगी उतनी अधिक दूध देने वाली गाय होती है। आयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है। पशुओं से तीसरे और चौथे बयान तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। इसके बाद कभी भी गाय खरीदने जाएं तो कोशिश यही करें कि या तो गाय पहली या दूसरी बयान की हो, मतलब एक बार बच्चा दी हो या दूसरी बार बच्चा दी हो। उसके साथ साथ ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो भी गाय होती है उनके साथ यदि बाछी हो, मतलब फीमेल काफ हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और उम्र के हिसाब से भी देखेंगे तो 2 साल से मैक्सिमम 3 साल तक की ही गाय पशुओं का खरीदारी करनी चाहिए। आजकल के समय में क्रॉस संकर नस्ल की गायों पर भी ज़्यादा नहीं ध्यान दें। फ्रीजियन या जर्सी पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है। देसी नस्ल की साहिवाल गाय होती है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसकी खरीदारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहिवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है।
ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद नस्ल तो सिंधी और गिर ये सब भी देसी हैं। दूध के आधार पर जो सस्ती गाय मिले वो खरीद लेना। अपनी साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल की गाय है, साहिवाल का पालन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद यदि भैंस की तरफ जाते हैं कि भैंस में कौन सी नस्ल का पालन करें, तो भैंस में मुख्य रूप से मुर्रा, सुरती और मेहसानी, 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जो अपने यहाँ सरवाइव करती है, बहुत अच्छी रहती है। मुर्रा हालांकि पंजाब की नस्ल है लेकिन इधर भी बहुत अच्छी सरवाइव करती है। वो भैंस और गाय दोनों को रखें, 2 भैंस रख रहे हैं, 2 गाय भी रखिए साथ में। और यदि आप सोसाइटी में देते हैं, मतलब कम्फर्ट को दूध देते हैं, तो उसमें क्या होती है कि दोनों मिक्स करके देंगे तो आपको फैट अच्छी मिलेगी, जिसके कारण कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दुर्गापुर, जिला खगड़िया के कमलेश कुमार ने। आपने गन्ने की पेड़ी फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जो खूटी गन्ना है, जो एक मतलब किसान भाई बहुत आम तरीके में इसको बहुत पैमाने में इसको यूज़ करते हैं। और इसका कारण भी यही है क्योंकि क्या होता है कि अब हम अगर नया गन्ना अगर रोपने जाए तो उसका जो जड़ मजबूत होने में टाइम लग जाता है। अब इसी प्रकार में जब खूटी गन्ना हम करते हैं तो उसका जड़ पहले से मौजूद रहता है। इससे क्या होता है, जो पोषक तत्व जो लेने का जब बात हम करते हैं तो वो बहुत पैमाने में इजीली उस खूटी गन्ने में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, गन्ना की पेड़ी फसल से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। इस फसल में नई फसल की तुलना में खर्च और मेहनत बहुत कम लगता है, लेकिन स्वस्थ और अच्छी पेड़ी के लिए पेड़ी फसल में कई जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है। वैज्ञानिक बोलते हैं कि एक बार गन्ना रोपने के बाद उससे एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम 3 बार हम उससे गन्ना करें, तब जाके वो फायदेमंद रहेगा। नहीं तो क्या होता है, अगर एक ही सीड मटेरियल से रटूनिंग बार बार हम करते जाए तो बाद में जाके आफ्टर 3 और 4 साइकिल के बाद उसका जो पैदावार है वो घट जाता है। और दूसरा क्या है, जो पेस्ट और डिजीज़ है, जो कीड़ा और बाकी जो रोग है वो भी बहुत पैमाने में पाया जाता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन, और दूसरा एक है रटून स्टंटिंग ऑफ शुगर केन। ग्रासी सूट रोग में पत्तियों में हरापन बिल्कुल समाप्त हो जाता है और पत्तियों का रंग दूधिया हो जाता है। रोगी पौधों में कई पतले पतले कल्ले निकलते हैं, पौधा झाड़ीनुमा घास की तरह दिखाई पड़ता है। यह रोग रस चूसक कुछ कीटों से फैलता है और जिस फसल में ये रोग लगा है उसका बीज उपयोग करने पर अगली फसल में भी फैल जाता है। प्रकोप अगर खेत में पाया जाए तो किसान भाइयों को यही सलाह है, जो बीमारग्रस्त जो पौधा है उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, फेंक के उसको दफनाना पड़ेगा या जलाना पड़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिक यही बोलते हैं कि अप टू 3 रटूनिंग तक इसको हम यूज करें, गन्ने का जो खूटा है उसको हम इस्तेमाल करें। गन्ने की पेड़ी फसल आमतौर पर किसान एक ही बार लेते हैं, जबकि सही देखरेख करके किसान 2 से 3 फसल भी आसानी से ले सकते हैं। अब अगर जब खूटा करने जाएंगे उसमें क्या क्या सावधानी हमको देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, हम जो गन्ना जो ऑलरेडी काट रहे हैं हम उसको एकदम ग्राउंड लेवल से, एकदम मिट्टी के सतह से उसको काटना पड़ेगा पहली बात, तब जाके उसका अच्छे से जो सेकेंड जो खूटा निकलेगा वो बढ़िया रहेगा। दूसरी बात क्या है, जो हम काटने के एटलीस्ट 4 हफ्ता तक उसमें पानी नहीं देना है। अगर पानी तब दे देंगे तो क्या होगा, वो जो रटून है, वो जो प्लांटिंग मटेरियल है, वो सड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हमको एटलीस्ट 4 हफ्ते तक उसमें पानी नहीं देना है। अब जाके अगर फिर उसमें हमको जुदाई करना है। कैसे करेंगे, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हम गन्ना खेती करते हैं तो रीज एंड फारो मेथड यूज़ करते हैं, और जो रीज जो ऊंचाई वाला एरिया होता है उसमें हम गन्ना को रोपते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो उसका जड़ है
है उसको कुछ कुछ खराब हो जाता है। तो इसलिए जब हम लोग जुताई करेंगे हमको उसको एक कुदाल से साइड वाला जो रीच वाला पोर्शन है उसको पहले अच्छे से उसको निचोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो खराब जो जड़ है वो थोड़ा हट जाएगा। उसके बाद हमको इसमें 2 से 3 बार हैरोइंग करना पड़ेगा, तब जाके जो मिट्टी होगा लूज होगा। और हमको पता है, किसान भाइयों को पता है कि जितना मिट्टी लूज होगा उतना जो वायु संचालन अच्छा होगा, जो जड़ के विकास के लिए, पौधे के लिए, गन्ने के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद 4 हफ्ते जब हो जाएगा उसके बाद हमको पहला इरिगेशन मतलब सिंचाई देना है, तब जाके उसका अच्छा फल हमको मिलेगा। और इसके बाद क्या करना है, अब हम अगर इसमें खाद देने की बात करें तो जैसे फर्स्ट इरिगेशन के बाद, सिंचाई के बाद हमको ऐसे बेसल डोज हमको देना है 5 kg DAP, 2 kg यूरिया और 4 kg MOP मतलब म्यूरिएट ऑफ पोटाश। ये आपका गया बेसल डोज, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट इरिगेशन हम क्या बोले कि 4 से 6 हफ्ते बाद, और उसके ठीक सेम 6 हफ्ते बाद हमको सेकेंड इरिगेशन मतलब सिंचाई देना है, ठीक है। उस समय हमको देना है नाइट्रोजन देना, क्योंकि किसान भाइयों को पता है कि हम लोग एक बार में पूरा नाइट्रोजन यूज़ करते नहीं, हम उसको जितना बारी बारी में देंगे तो उसका जो एफिशिएंसी है ज़्यादा पौधा ले पाएगा, उस टाइम हमको देना पड़ेगा। और 2 kg नाइट्रोजन, 2 kg यूरिया पर कट्ठे में, तो उस टाइम और 3 kg पर कट्ठे का यूरिया हमको देना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो एक खूटा जो गन्ना है इसका पैदावार बढ़िया होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।